एक आदमी दो ट्राइब्स के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ एक पूरी ट्राइब का फ्यूचर। क्या ओवेन सच का साथ देगा या धोखे का? चलिए शुरू करते हैं। रैक रैक ने अपने हाथ में पकड़ी शॉर्ट स्वॉर्ड को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। अच्छे टूल्स सिर्फ हंटिंग एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पूरी ट्राइब की कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी काफी एनहांस कर देते हैं। उसने ब्लैकस्मिथ से कहा, मैं इस पर सोचूंगा और कल तुम्हें जवाब दूंगा। ब्लैकस्मिथ के जाते ही एक वन आर्म्ड लिजर्ड मैन अंदर आया। पता चला कि उसे ये खबर मिली थी कि रैक रैक एक गाइड ढूंढ रहा है, इसलिए उसने खुद आकर मदद ऑफर की। रैक रैक ने उससे पूछा, तुम काफी समय से भटकते रहे हो, है ना? वन आर्म्ड आदमी मुस्कुराया और सर हिलाकर बोला, हाँ, ये पुराना शरीर बस घूमता रहता है, किसी ऐसी जगह की तलाश में जो इसे अपना सके। उसने बताया कि इस सफर के दौरान उसने डायरेक्शंस पहचानने का तरीका सीख लिया है। ये सुनकर रैक रैक काफी क्यूरियस हो गया। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? वन आर्म्ड आदमी ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर की तरफ इशारा करके बोला, मेरा जवाब वही है। वक्त बीतता गया और बिना पता चले रात हो गई। रैक रैक ने भी आसमान की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद जवाब तारे हैं। वन आर्म्ड आदमी ने उसकी बात कंफर्म की। मैं श्योर नहीं हूं कि तारे मूव करते हैं या नहीं, लेकिन मैं उनकी मदद से डायरेक्शन पहचान सकता हूं। अगर तुम तारों का रास्ता समझ लो तो तुम कभी आसानी से भटकते नहीं हो। विशाल तारों भरे आसमान को देखकर रैक रैक अंदर से कांप उठा। वन आर्म्ड आदमी ने तय किया कि वो रैक रैक को तारों के जरिए पोजीशन आइडेंटिफाई करना सिखाएगा। उसके हिसाब से तारे सीजन्स के साथ मूव और चेंज होते रहते हैं। उसने रैक रैक से कहा, कल इसी वक्त मैं दोबारा चेक करूंगा। उसके जाने के बाद ड्रेक की देखरेख करने वाला एक गार्ड रैक रैक के पास आया। गार्ड ने कहा, आज खाना देने के बाद ये काफी शांत हो गया है। इससे पहले ड्रेक हर किसी पर एग्रेसिव हो जाता था और गार्ड कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन रैक रैक के आने के बाद ड्रेक का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। जब ड्रेक ने रैक रैक को देखा तो वो अंदर से डर गया और उसकी हर मूवमेंट काफी कॉशियस हो गई। ड्रेक ने रैक रैक के दिए हुए खाने को खा लिया। साथ ही रैक रैक ने इशारे से उसे फ्यूचर में शांत रहने को कहा। उसके बाद मनून सच में काफी डोसाइल हो गया। रैक रैक ने मन ही मन सोचा कि देवताओं ने मनून को जिंदा किसी वजह से रखा है, बस अभी तक उस वजह का पता नहीं चला। लेकिन गार्ड किसी और बात के लिए आया था। उसने कहा, जब हम ड्रेक जैसे पावरफुल क्रीचर्स को टेम कर सकते हैं तो शायद और भी ऐसे क्रीचर्स को टेम किया जा सकता है। रैक रैक ने उसे एनकरेज किया कि अपनी बात खुलकर रखे। गार्ड ने पहाड़ी के नीचे चरते हुए वाइल्ड बफेलो के झुंड की तरफ इशारा किया। इसी समय रैक रैक्स ट्राइब हैज अनलॉक्ड अ न्यू स्किल, हर्डिंग। इतिहास के मुताबिक एक समय पर ह्यूमन सिविलाइजेशन दो रास्तों में बंट गई थी। कुछ लोग एग्रीकल्चर पर गए और कुछ लाइफ स्टॉक पर। गेम का डेवलपमेंट डायरेक्शन भी रियलिटी के काफी करीब था। ज्यादातर सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे ही पैदा हुई थीं, जिससे एग्रीकल्चर आसान हो सके। लेकिन नेबुला के चुने हुए लिजर्ड मैन अलग थे। उनके शरीर ज्यादा पावरफुल थे और एनवायरमेंट अडेप्टेबिलिटी काफी हाई थी। इसीलिए उन्हें एग्रीकल्चर से ज्यादा पैस्टोरल लाइफस्टाइल की जरूरत थी। थोड़ी सी गाइडेंस के साथ उनकी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट स्पीड काफी बढ़ सकती थी। मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट ने उनकी प्रोग्रेस को पंख दे दिए। रैक रैक के सपोर्ट से ब्लैकस्मिथ को स्ट्रॉन्ग आयरन टूल्स बनाने के लिए मटेरियल मिल गया। ब्लैकस्मिथ की मेहनत से आखिरकार बेसिक आयरन टूल्स बन पाए। हाँ, ये आयरन टूल्स शायद फाइनली क्राफ्टेड ब्रॉन्ज टूल्स से सॉफ्ट थे, लेकिन स्टोन टूल्स के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट था। आयरन टूल्स का आना उनकी डेवलपमेंट में काफी मदद करने वाला था। नेबुला को जो चीज एक्सपेक्ट नहीं थी वो थी एक अनएक्सपेक्टेड बून, एस्ट्रोनॉमी। अभी ये नॉलेज इतनी प्रिमिटिव थी कि इसे एस्ट्रोनॉमी कहना मुश्किल था। शायद एस्ट्रोलॉजी ज्यादा सही टर्म होता, लेकिन फ्यूचर में यही डिसिप्लिन दुनिया बदलने वाली थी। रैक रैक ने तारों भरे आसमान को देखा और समझ गया कि वन आर्म्ड आदमी ने तारों को स्काई का गाइड क्यों कहा था। तारे भले ही अनप्रिडिक्टेबल लगें, लेकिन फ्यूचर का रास्ता क्लियरली दिखा देते हैं। शार्प आयरन टूल्स मिलने के बाद रैक रैक ने कहा, देवताओं ने हमें काफी समय पहले इस जमीन पर लाया
और हमें अपने पुराने ट्राइब्स पीपल से मिलने का मौका भी दिया। देवताओं की वजह से ही हम जिंदा रहे, जबकि जो विल्डरनेस में ढकेल दिए गए वो वहीं मर गए। लेकिन देवताओं का मकसद एक्सक्लूजन नहीं बल्कि सैल्वेशन है। हम जिंदा इसलिए रहे ताकि और लोगों को शेल्टर दे सके। यही देवताओं का आदेश है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब सुबह होगी हम ये जगह छोड़कर और ज्यादा रिसोर्सेज की तलाश में निकलेंगे। रैक रैक ने वन आर्म्ड आदमी को इशारा किया कि वो तारों का ज्ञान सबको बताए और आने वाली जगह के बारे में समझाए। वन आर्म्ड आदमी ने उगते हुए सूरज की तरफ इशारा करके बोला, सुबह जब सूरज निकले तो हम सूरज के राइट की तरफ चलेंगे और 10 दिन सफर करेंगे। फिर रॉटन लेक के साथ साथ राइट टर्न लेंगे और 15 दिन चलेंगे। उसके बाद डेजर्टेड पहाड़ियों और घाटियों से 3 दिन का सफर होगा। आखिरकार हम एक ऐसे जंगल में पहुंचेंगे जहां खाना और रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। सीधी बात में कहूं तो वो रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है। डायरेक्शन बताने के बाद रैक रैक ऑल्टर पर चढ़ गया। उसने युर से पूछा कि उसने वाइल्ड बफेलो क्यों नहीं खाया। रैक रैक के सवाल से युर काफी घबरा गया। उसने नर्वस होते हुए कहा, मैं उस वक्त ज्यादा भूखा नहीं था। सब लोग बफेलो पकड़ने में बिजी थे, इसीलिए मैंने खाया ही नहीं। युर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर अभी खा लिया तो बाद में भूख लगने पर क्या करूंगा। ये सुनकर रैक रैक ने उसके डिसीजन को सही बताया। अभी तुम्हें बीफ खाने का मन हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए तैयारी जरूरी है। उसने पूछा, क्या वो इस सैक्रिफाइस को जारी रख सकता है। युर में बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, जब तक भूख से मर न जाऊं मैं ये करने को तैयार हूं। बहुत अच्छा। फिर रैक रैक ने सबको एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। अचानक सबके सामने एक शार्प स्पीयर प्रकट हुआ। सब लोग शॉक में थे क्योंकि पहले लीडर्स के पास भी इतने अच्छे वेपन्स नहीं होते थे। ये उन लोगों के लिए इनाम है जो अपनी भूख पर कंट्रोल रख सकते हैं। रिवॉर्ड मिलने पर सब लोग खुश हो गए और जिन्हें नहीं मिला वो और ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोचने लगे। उसी वक्त रैक रैक ने बफेलो की हड्डी उठाई और उसे अपने चेहरे पर पहन लिया। ये इसलिए ताकि लोग समझ सकें कि उन पर ट्राइब की रक्षा की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस विल्डरनेस में खतरे हर जगह है। जल्द ही बफेलो बोन्स से आर्म्ड वॉरियर्स का एक ग्रुप सबके सामने खड़ा हो गया। हर एक के दिल में नेमलेस बीटल गॉड बसा हुआ था। नेमलेस बीटल गॉड तुम्हारे साथ रहेगा। इस पल रैक रैक को समझ आ गया कि यह देवता का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था, बल्कि उसका अपना फैसला था। उसे पता था कि अगर वो यहीं रुक गए तो कुछ सालों में फिर वही गलतियां दोहरा देंगे। बाहर निकलना ही एक लौता रास्ता है। कृपया मुझे माफ करना, मेरे नेमलेस बीटल गॉड। नेबुला सब कुछ जानता था जो लिजर्ड मैन ट्राइब के साथ हो रहा था। उसे पहले से पता था कि रैक रैक ये करेगा, वरना वो कभी प्रीस्ट नहीं बन सकता था। एट्रीब्यूट अपडेट, रिलायबिलिटी 4 से 7, वॉरियर लेवल 2 से 3, लीडरशिप 7 से 14, प्रीस्ट लेवल 1 से 2। नेबुला की मदद से रैक रैक की एबिलिटीज लगभग डबल हो गई। अब तक तुमने अच्छा काम किया है और मेरी एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट नहीं किया। अब से तुम एक क्वालिफाइड लीडर हो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद लिजर्ड मैन ट्राइब विल्डरनेस के बीच से 3 दिन तक गुजरी। तेज गर्मी के कारण ड्रेक भी थककर गिर पड़ा। जब ड्रेक नीचे गिर पड़ा, सब लोग उसे देखने के लिए आगे आए। वन आर्म्ड आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद वो बहुत ज्यादा थक गया है। रैक रैक ने सबको इशारा किया कि थोड़ी देर के लिए वहीं रेस्ट करे। उस वक्त रैक रैक अंदर से काफी परेशान था, क्योंकि बचा हुआ खाना बहुत कम रह गया था। अब बस देवताओं से ही एक और चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। तभी स्काउटिंग पर गया एक ट्राइब मेंबर भागते हुए वापस आया। उसने इशारा किया कि आगे कुछ और ट्राइब्स पीपल मिले हैं। वो गॉब्लिन्स का एक ग्रुप था। गॉब्लिन्स अपनी पुरानी जगह से खुशी खुशी भाग आए थे, क्योंकि वहां एक भयानक मॉन्स्टर रहता था। लेकिन जब उन्होंने वेल आर्म्ड और पावरफुल लिजर्ड मैन को अपने सामने देखा तो वो तुरंत शॉक में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने स्टोन टूल्स जमीन पर गिरा दिए, सरेंडर कर लिया और अपना बचा हुआ खाना आगे कर दिया। मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम बस इस कैनियन से जल्दी निकलना चाहते थे ताकि विल्डरनेस में जाकर कुछ खाना ढूंढ सकें। रक रक क्यूरियस हो गया और उसने पूछा कि आखिर उन्हें अपना घर छोड़ने पर किस चीज ने मजबूर किया। गॉब्लिन लीडर ने अपने पीछे के पहाड़ों की तरफ इशारा किया और बोला, हम पहले वहां रहते थे, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर आ गया।
रक रक की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वो मॉन्स्टर उसी डायरेक्शन में था जहां वो लोग जाने वाले थे। नेबुला ने भी ये सब देखकर समझ लिया कि ये सच में एक बहुत ही डेंजरस दुश्मन था, जायंट क्रस्टेशियंस। जायंट क्रस्टेशियंस के स्टैट्स लिजर्डमैन ट्राइब से काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास 2 बड़े जहरीले फैंग्स भी थे। द लॉस्ट वर्ल्ड इनके बारे में बताता है। ये क्रीचर्स देवताओं ने अपने गायब होने से पहले बनाए थे। देवताओं के जाने के बाद ये मॉन्स्टर्स प्लैनेट पर छोड़ दिए गए। कुछ ही पल बाद गॉब्लिन लीडर रक रक को मॉन्स्टर की जगह की तरफ ले गया। जब रक रक ने उस जायंट क्रीचर को अपनी आंखों से देखा तो वो शॉक हो गया। मॉन्स्टर का साइज बेहद बड़ा था और उसकी एक सांस से ही पूरा पहाड़ जोर से कांप उठा। गॉब्लिन लीडर ने रक रक को शांत रहने का इशारा किया और बोला, ये आवाज मॉन्स्टर के सोते वक्त की होती है। इससे बचकर निकलने में कितने दिन लगेंगे? कम से कम 8 दिन। ये सुनकर रक रक गहरी सोच में डूब गया। नेबुला ने उसकी हेजिटेशन नोटिस की, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल थी। ट्राइब के लोग ऑलरेडी डरे हुए थे, इसलिए डिटूर लेना ज्यादा सेफ ऑप्शन लग रहा था। तुम क्या फैसला करोगे रक रक? नेबुला ने मन ही मन सोचा। तभी जाउल ने कुछ नोटिस किया। उसकी नजर ऊपर रखे हुए बड़े पत्थरों पर पड़ी और कुछ पल सोचने के बाद उसके दिमाग में मॉन्स्टर को मारने का एक प्लान आ गया। जाउल ने रक रक को इशारा किया और कहा, हमें फाइट करनी होगी। अब हमारे पास काफी एडवांटेज है। असल में उसे ब्लैकस्मिथ के टूल बनाने के प्रोसेस से इंस्पिरेशन मिली थी। स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करके ब्लैकस्मिथ कम एफर्ट में ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स हासिल कर रहा था। तो तुम कह रही हो कि अगर हम इसी प्रिंसिपल को यूज करें तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं? हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ लकड़ियां काफी होंगी। सीन शिफ्ट होता है। जाउल ने लीवर प्रिंसिपल का यूज करके एक प्लान बनाया। फल्क्रम को शिफ्ट करके एक मैसिव बोल्डर को मॉन्स्टर पर गिराना और रोलिंग स्टोन से उसे क्रश करना। प्लान सिंपल था लेकिन काफी क्लेवर। लेकिन इतने हाई लेवल क्रस्टेशियन को मारने के लिए जरूरी था कि सारे पत्थर एक साथ लगें ताकि सक्सेस के चांसेस बढ़ सकें। नेबुला भी श्योर नहीं था कि ये काफी होगा या नहीं। जैसे ही लीवर मूव किया गया, बोल्डर्स तेज रफ्तार से रोल होने लगे। जब तक मॉन्स्टर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तब तक पत्थर उस तक पहुंच चुके थे और सीधा उसके सिर पर जा लगे। लेकिन सिर्फ 3 बोल्डर्स काफी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मॉन्स्टर का शेल तोड़ दिया और उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ये देखकर रक रक ने सबको इशारा किया कि बाकी सारे पत्थर भी जल्दी से धकेल दो। लेकिन नेबुला जानता था कि शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग इतनी तेज पत्थर नहीं हिला सकते। क्रिटिकल मोमेंट में नेबुला ने एक बार फिर रक रक को ब्लेस किया। जैसे ही उसकी ताकत बढ़ी, रक रक ने अकेले ही एक बोल्डर हवा में उठा दिया और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से एक और पत्थर नीचे फेंक दिया। रक रक समझ गया था कि मॉन्स्टर पत्थरों से बच सकता है, इसलिए उसने खुद इंटरवीन करने का फैसला किया। वो क्लिफ की तरफ कूदा, ताकत जमा की और मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर सीधा अपना स्पीयर फेंक दिया। स्पीयर की वजह से मॉन्स्टर टाइम पर डॉज नहीं कर पाया और ऊपर से गिरता बोल्डर सीधा उस पर आ गिरा। पहले बोल्डर ने उसे फाइट के लायक नहीं छोड़ा और दूसरे बोल्डर ने उसे पूरी तरह मार दिया। नेबुला रक रक के परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। ये हंट एक मैसिव सक्सेस थी। इसी वक्त नोटिफिकेशन आया, हंट मॉन्स्टर्स, योर ट्राइब हैज स्लेन अबॉमिनेशंस, एंशिएंट क्रस्टेशियंस। ये जायंट क्रस्टेशियन एक एंशिएंट अबॉमिनेशन था। मॉन्स्टर के मरने के बाद नेबुला को भी हंटिंग रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड प्रॉम्प्ट। नेबुला ने एसेंस ऑफ अबॉमिनेशन हासिल की। हर गॉड के पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उसके डोमेन के हिसाब से अडेप्ट होते हैं। अगरचे इन रिसोर्सेज को फेथ कंज्यूम करके बनाया जा सकता है, लेकिन जो चीज पहले से एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। नेबुला ने सोचा, अगर मेरे पास ये कोर हो तो मैं ऐसा क्रीचर बना सकता हूं जो फेथ जनरेट करे और अपनी एग्जिस्टेंस के जरिए देवताओं के शब्दों को फैलाए। और अगर इन क्रीचर्स को हाई लेवल तक एलिवेट किया जाए तो शायद ये अपोसल्स या अवतार्स जैसी एबिलिटीज भी हासिल कर सकें। लेकिन नेबुला श्योर नहीं था कि ये क्रिएशन मेथड पहले के गेम्स जैसा ही होगा या नहीं। वो ये भी सोच रहा था कि इस इनर कोर को कैसे हैंडल करें। दूसरी तरफ जाउल मॉन्स्टर के बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। उसने मॉन्स्टर का एक पैर तोड़कर निकाला और चेक करने का फैसला किया कि क्या इसका मीट खाया जा सकता है। अगर मॉन्स्टर का मीट एडिबल होता तो ट्राइब के लिए ये एक बहुत बड़ा फूड सप्लाई बन सकता था। सिंपल टेस्ट टेस्ट के बाद जाउल को पता चला कि मीट खाया जा सकता है, लेकिन बिना प्रोसेसिंग के इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तभी उसकी नजर पत्थरों पर उग रहे हर्ब्स पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर हर्ब से मीट को सीजन किया जाए तो टेस्ट जरूर बेटर हो जाएगा।
हर्ब्स के सिंपल ट्रीटमेंट के बाद मीट का टेस्ट काफी इंप्रूव हो गया और वो सच में टेस्टी लगने लगा। खाने के दौरान जाउल ने अचानक रक-रक से हेयर के बारे में पूछा। ट्राइब के लीडर होने के नाते तुम्हें अपना मेट ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर रक-रक शॉक हो गया क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसे चुप देखकर जाउल ने फिर सवाल किया, तुम बूढ़े होते जा रहे हो, क्या ट्राइब की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी नहीं? और अगर तुमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं तो मेरे बारे में क्या? ये सुनकर रक-रक गहरी सोच में डूब गया। जैसे ही वो जवाब देने ही वाला था, एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी उसका ध्यान खींच ले गई। वो आगे बढ़ा और देखा कि एक मेटल प्लेट थी जिसमें रून्स लिखे हुए थे। लगता था जैसे ये मॉन्स्टर की पीठ से गिर गई हो। इसी वक्त यूर क्यूरियोसिटी में आकर उसे छूने लगा और सीधा काट भी लिया। वन आर्म्ड आदमी ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम इसे खा नहीं सकते। उसने समझाया कि इस चीज को गोल्ड कहते हैं, जो उसने अपने सफर के दौरान देखी थी। कहा जाता है कि कितना भी समय बीत जाए इसका रंग कभी नहीं बदलता और ये कभी सड़ता नहीं। इसके बदले यहां आसपास कोई एंटीलोप पकड़ने चले। ये सुनते ही यूर का ध्यान तुरंत बदल गया और वो टेस्टी एंटीलोप मीट के बारे में सोचने लगा। मीनवाइल रक-रक अपने हाथों में पकड़ी हुई गोल्ड प्लेट को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। दुनिया की हर चीज या तो मर जाती है या गल जाती है या फिर कहीं खो जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन ये मेटल प्लेट कभी नहीं गलती। इसका मतलब यह है कि जिसने इसे बनाया था वो इस पर किसी चीज को हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहता था। सीन रात में शिफ्ट होता है। रक-रक एक पत्थर पर बैठा हुआ था, गोल्ड प्लेट हाथ में पकड़े और उस पर बने रून्स को घूरता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इन सिंबल्स के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तभी पास से आने वाली एक आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। वो देखता है कि कुछ कीड़े एंटीलोप के मीट के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे किसी तरह का मैसेज दे रहे हों। रक-रक उन इंसेक्ट्स की मूवमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि उनका मूवमेंट बिल्कुल गोल्ड प्लेट पर बने सिंबल्स जैसा है। इंसेक्ट्स के हिंट्स फॉलो करते हुए रक-रक उन्हीं सिंबल्स को जमीन पर दोबारा इनग्रेव करता है और जल्दी ही उनका मतलब समझ लेता है। सीन सुबह में शिफ्ट होता है। सबसे पहले रक-रक ने अपनी डिस्कवरी जाउल के साथ शेयर की। उसने जमीन पर दो सिंबल्स कार्व किए, एक मेल को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा फीमेल को। उन दोनों के बीच उसने एक छोटी धारा जैसा सिंबल बनाया जिसका मतलब होता है मेट्स बनना। ये मेरा जवाब है। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? यस, मुझे पता है। इसी के साथ लिजर्ड मैन ट्राइब ने राइटिंग का आविष्कार कर लिया और अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना ली। ये वो अचीवमेंट्स थीं जो आमतौर से पीढ़ियों में पूरी होती हैं, लेकिन ये सब ट्राइब के शुरुआती फेज में ही हो गया। नेबुला के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसी दौरान लिजर्ड मैन ट्राइब एक फेस्टिवल मना रहा था। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक नॉर्मल हंटिंग इवेंट लग रहा था, लेकिन असल में ये लिजर्ड मैन कल्चर का वेडिंग सेलिब्रेशन था। सबसे बड़े शिकार को स्पाउस के लिए गिफ्ट के रूप में लाना उनके लिए स्ट्रेंथ और लॉयल्टी का सिंबल था। नेबुला उस फ्यूचर को देख रहा था जहां रक-रक और जाउल मेट्स के रूप में लिजर्ड मैन ट्राइब को आगे ले जाने वाले थे। सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है। फूड सप्लाई इंश्योर करने के बाद रक-रक ने अपने लोगों को जंगल से बाहर ले जाने का फैसला किया। उसने गॉब्लिन लीडर को बताया कि अब थ्रेट खत्म हो चुका है और वो लोग वहां चैन से रह सकते हैं। गॉब्लिन लीडर ने दिल से रक-रक का शुक्रिया अदा किया। अगर तुम्हारी मदद ना होती तो शायद हमें आज भी विल्डरनेस में भटकते रहना पड़ता। फिर उसने अपने बच्चे का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि उसका बेटा टरेन से बहुत फेमिलियर है और रक-रक की मदद करना चाहता है। जंगल में बहुत से जंगली जानवर और ट्रैप्स होते हैं, वो तुम्हें खतरों से बचाने में मदद करेगा। सीन शिफ्ट होता है। सफर के दौरान लिजर्ड मैन ट्राइब को जमीन पर कुछ अजीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं। रक-रक ने ऐसे निशान पहली बार देखे थे, इसलिए उसने तुरंत वन आर्म्ड आदमी से पूछा, क्या तुम जानते हो ये किस चीज के निशान है? वन आर्म्ड लिजर्ड ने तुरंत पहचान लिया, ये फ्रॉगमैन के फुटप्रिंट्स थे। उसने बताया कि फ्रॉगमैन एक बहुत ही चालाक स्पीशीज होती है जिनमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जब ये स्काउटिंग के लिए आते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने पहले कॉम्बैट देखा होता है। इन फुटप्रिंट से लगता है कि कम से कम 5 या उससे ज्यादा फ्रॉगमैन हैं और उनका ट्राइब लिजर्ड मैन ट्राइब से भी बड़ा है। इसके बाद रक-रक ने पहले कैंप वापस जाने का फैसला किया। कैंप पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि कैंप का एरिया डबल कर दिया।
उसने और ज्यादा स्काउट्स और बॉर्डर गार्ड्स डिप्लॉय कर दिए। काम असाइन करते वक्त उसने ये भी इंश्योर किया कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो ताकि ट्राइब के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। रक जानता था कि कोई और ट्राइब उन पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर ली। बेस शिफ्ट करने के कुछ दिन बाद उन्हें फ्रॉगमैन फिर से नहीं मिले। इस बीच ट्राइब की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा प्रेपरेशंस की गई। नेबुला को इस पर गर्व महसूस हुआ। उसका मानना था कि उससे ज्यादा सक्सेसफुल प्लेयर शायद ही कोई हो। लिजर्डमैन ट्राइब ने सिर्फ लाइवस्टॉक फार्मिंग ही नहीं बल्कि उनके घर और लाइफस्टाइल भी एनवायरनमेंट के हिसाब से तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात यह थी कि उन्होंने राइटिंग का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर लिया था। ये कैरेक्टर्स ट्राइब के मेंबर्स के बीच शेयर किए जाते थे और ट्रेडिशनल हंटिंग मार्क्स और सिंबल्स के साथ मिलकर एक प्रिमिटिव मैप बनाया गया। रक हर व्यक्ति की डेली हार्वेस्ट भी रिकॉर्ड करता था, जिससे इंडिविजुअल एफिशिएंसी बढ़ी और फूड प्रोडक्शन में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई। ये चेंज एक ट्रू क्वालिटेटिव लीप थी। दूसरी तरफ लोकस्ट पॉपुलेशन भी स्टेडिली ग्रो कर रही थी और अब नेबुला का इंसेक्ट टेरिटरी लेवल 4 तक पहुंच गया था। नेबुला को यह ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लग रहा था, एक ऐसा डेवलपमेंट मेथड जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर इंसेक्ट्स तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए? नेबुला सोच में पड़ गया। रक की एबिलिटीज और ट्राइब का स्टेटस अब एवरेज से काफी ऊपर था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो आगे होने वाला था वो पहले के किसी भी क्राइसिस से कहीं ज्यादा डेंजरस होने वाला था। तभी यूर घबराते हुए रक के पास भागता हुआ आता है। फ्रॉगमैन मिलने आए हैं। कुछ ही पलों बाद फ्रॉगमैन का एक ग्रुप रक के सामने आ खड़ा होता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रक ने खुद जाकर उन्हें वेलकम करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने फ्रॉगमैन को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि उसने नोटिस किया फ्रॉगमैन के बीच एक लिजर्ड मैन भी मौजूद है। यह देखकर रक तुरंत समझ गया कि यह सिचुएशन सिंपल नहीं है। क्या ये शांति का प्रपोजल लेकर आए हैं? आगे बढ़ते हुए फ्रॉगमैन ने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं शुनिन हूं, महान ट्राइबल लीडर आउल रॉय का बेटा। हम आपके ट्राइब के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं रखते। रक ने जवाब दिया, मैं ट्राइबल लीडर रक हूं। हमारा लिजर्डमैन ट्राइब भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं चाहता। फिर आप यहां क्यों आए हैं? इस पर फ्रॉगमैन ने अपना पर्पस बताया। लिजर्डमैन ट्राइब ने उनके टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। रक ने इस बात से सहमति नहीं जताई। उसने शांत आवाज में कहा, यह जगह पहले से एक विल्डरनेस थी। यहां फ्रॉगमैन के होने का कोई निशान या प्रूफ नहीं था। अगर सच में हमने आपकी टेरिटरी में घुसपैठ की है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन असल बात यह है कि हम बहुत दूर से माइग्रेट करके आए हैं और यहां सिर्फ टेम्पररीली सेटल हुए हैं। फिर रक ने बात को घुमाते हुए कहा, वैसे तुम नेक्स्ट लीडर बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट लगते हो, तुम्हें नहीं लगता? यह अचानक तारीफ सुनकर शुनिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। कॉन्वर्सेशन के दौरान रक ने पूरी सिचुएशन समझ ली। जैसे उसने पहले ही सोचा था, फ्रॉगमैन का आना सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं था। उन्हें उनके ट्राइबल लीडर ने भेजा था ताकि वो लिजर्डमैन ट्राइब पर नजदीकी नजर रख सकें। राक को और भी ज्यादा शक इस बात में हुआ कि फ्रॉगमैन के बीच एक लिजर्डमैन भी मौजूद था। ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। राक ने मन ही मन सोचा, मुझे इनकी इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद उसने फ्रॉगमैन को विलेज में इनवाइट करने का प्रपोजल रखा ताकि डिटेल में बात हो सके। चलो हम अपनी एग्रीमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। शुनिन ऑलमोस्ट मान ही गया था कि तभी उसके पीछे खड़े एक फ्रॉगमैन ने बात काट दी, जिसकी वजह से शुनिन को मजबूरी में मना करना पड़ा। अच्छा, मैं उन लोगों को बिना कुछ खिलाए कैसे भेज सकता हूं जिन्होंने हम लिजर्डमैन पर एहसान किया है? बस एक सिंपल मील ही तो है और कुछ नहीं। ये सुनकर फ्रॉगमैन आखिरकार मान गए और इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। सीन शिफ्ट होता है। राक ने एक पूरा भुना हुआ शीप प्रिपेयर करवाया और फ्रॉगमैन का गर्म जोशी से स्वागत किया। उन्हें यहीं रोके रखकर राक लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन के बीच के रिश्तों और उनके विजिट के असली पर्पस को समझना चाहता था, लेकिन राक जानता था कि उसे अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी नहीं है। रैपो बिल्ड करने के लिए उसने जानबूझकर शुनिन से कैजुअल बात शुरू की। तुम्हारे शरीर पर ये फेदर्स क्या हैं? शुनिन ने जवाब दिया, ये कोकेट्रिस के फेदर्स है। वो एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर होता है, बहुत बड़ा, जहरीला और बहुत तेज। क्यूरियस होकर राक ने पूछा, क्या उन्हें स्पीयर से मारा जा सकता है? ये सुनकर शुनिन हंस पड़ा और तुरंत लिजर्डमैन ओवेन को बो और एरोज लाने का ऑर्डर दिया। बो और एरोज मिलते ही शुनिन ने ओवेन को बोला कि थोड़ी दूर एक टारगेट लटकाओ ताकि वो अपनी आर्चरी स्किल्स दिखा सके।
राक राक सब समझ रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फ्रॉगमैन ने जब अपनी एक्यूरेट आर्चरी दिखा दी, तब राक राक ने कहा, मैं भी ट्राई करना चाहता हूं। उसने जानबूझकर एरो को टारगेट से मिस कर दिया। जैसे एक्सपेक्टेड था, ओवेन को बुलाया गया ताकि बिखरे हुए एरोज उठा सके। राक राक ने प्रैक्टिस का बहाना बनाकर एरोज उठाने के लिए आगे बढ़ा और इसी बहाने ओवेन के साथ वन ऑन वन बात करने का मौका मिल गया। ओवेन से बात करते वक्त राक राक ने नोटिस किया कि ओवेन बार बार फ्रॉगमैन के साथ उनके म्यूचुअल सपोर्ट का जिक्र कर रहा था, लेकिन इसी फोर्स्ड एक्सप्लेनेशन ने राक राक के शक को और कंफर्म कर दिया। यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। जब राक राक ने कैजुअली कहा, लिजर्डमैन तो फ्रॉगमैन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ओवेन ने फिर जोर देकर बोला, फ्रॉगमैन की प्रोटेक्शन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तब राक राक ने कहा, जो बात हमने अभी की है उसे भूल जाओ। अगर कोई पूछे तो कहना हम सिर्फ आर्चरी डिस्कस कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। फ्रॉगमैन ने हर्ब से ट्रीट किया हुआ लैम बहुत एंजॉय किया और उसकी बहुत तारीफ की। तब राक राक ने कैजुअली कहा, बीफ का टेस्ट तो और भी अच्छा होता है। शुनिन ने अग्री किया, काफी टाइम हो गया है जब हमने वाइल्ड बफेलो पकड़ा हो। राक राक मुस्कुराया और बोला, हमने कुछ को जिंदा पकड़ रखा है। ये सुनकर शुनिन एक पल के लिए रुक गया। इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए राक राक ने प्रपोजल रखा, हम उन्हें बोज और एरोज के बदले ट्रेड कर सकते हैं। शुनिन ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन तभी पीछे से एक वार्निंग जैसी आवाज आई। तुरंत शुनिन का टोन बदल गया, हमारा ट्राइब लिजर्डमैन के खिलाफ कोई हॉस्टिलिटी नहीं रखता। देखो ना, ओवेन हमारे साथ कितनी अच्छी तरह घुला मिला हुआ है। फिर उसने ओवेन को बुलाया और फ्रॉगमैन ट्राइब में उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करने लगा। ये सब सुनकर राक राक और ज्यादा अलर्ट हो गया। शुनिन बिल्कुल रिलैक्स टोन में बोल रहा था, जैसे ये सब पहले से रिहर्स्ड हो। अगर राक राक ने पहले ओवेन से केयरफुली बात ना की होती तो शायद वो भी शुनिन की बातों पर विश्वास कर लेता। टाइम जल्दी गुजर गया और थोड़ी सी बातचीत के बाद फ्रॉगमैन ने लिजर्डमैन ट्राइब से विदा ली। जाते वक्त शुनिन ने ओवेन के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन ओवेन का चेहरा अजीब तरह से डरा हुआ लग रहा था। ये सब राक राक ने नोटिस किया और समझ गया कि ये इक्वल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है। सीन फ्रॉगमैन ट्राइब में शिफ्ट होता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, फ्रॉगमैन ने ओवेन को घेरकर पूछताछ शुरू कर दी, तुमने राक राक से क्या बात की थी? ओवेन ने कहा, सिर्फ बोज और एरोज के बारे में। लेकिन एक स्कार फेस फ्रॉगमैन ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उसे लात मार दी। दर्द बर्दाश्त करते हुए ओवेन ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो हम पर विश्वास ही नहीं करता, इसीलिए मैंने ऐसा एक्ट किया कि जैसे मैं उसे सब कुछ नहीं बता सकता, और बोला कि अगर सीखना है तो फी देनी पड़ेगी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि अफसोस है, वो अभी मुझे कुछ नहीं दे सकता, और फिर पूछना छोड़ दिया। शुनिन ने इस पर हाँ में सिर हिलाया और ओवेन की एक्टिंग की तारीफ की। फिर फ्रॉगमैन ने ओवेन को आइलैंड पर बंद लोगों की तरफ इशारा किया, जहां उन्हें सख्त गार्ड किया जा रहा था। अगर तुम चाहते हो कि ये लोग जिंदा रहें तो मेरी बात मानो, नया सैक्रिफाइस ऑलरेडी मिल चुका है। ये सुनकर ओवेन ने मजबूरी में कहा, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। असल में जब ओवेन का ट्राइब यहां आया था, फ्रॉगमैन ने उन्हें फ्रेंडली इन्विटेशन दिया था, लेकिन वो एक ट्रैप निकला। उनका ट्राइब काबू में आ गया और उनकी पॉपुलेशन 200 से भी कम रह गई, जबकि फ्रॉगमैन के पास लगभग 1500 लोग थे। इसका मेन रीजन था फ्रॉगमैन का पावरफुल डेटी, एक बड़ा 2 सिर वाला सांप जो उन्हें कंट्रोल करता था। ओवेन ने ब्लैक स्केल ट्राइब के लीडर का भी जिक्र किया, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जिसके पास लगभग 600 लोग थे। लेकिन ओवेन को उन पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो लोग बोज और एरोस का इस्तेमाल तक नहीं जानते थे। ओवेन के मन में अंदर ही अंदर जंग चल रही थी। बस जब तक ये लोग सैक्रिफाइस हो जाएंगे, हम थोड़ा और जी पाएंगे। थोड़ा इंतजार करो मेरे बेटे, डैडी उन लिजर्डमैन को यहां जरूर लेकर आएगा। सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है। फ्रॉगमैन को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिजर्डमैन ट्राइब वाइल्ड बफेलो को पकड़कर जिंदा बंद कर सकेगा। राक राक ने फिर सजेस्ट किया, हम उन्हें बोज और एरोज के बदले ट्रेड कर देते हैं और तुम बफेलो ले जा सकते हो। तभी ओवेन ने कहा, ट्रेड के दौरान हम एक दूसरे को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिर हम ब्लैक स्केल ट्राइब के बारे में अभी ज्यादा जानते भी नहीं हैं। फिर उसने राक राक को फ्रॉगमैन विलेज विजिट करने का इनविटेशन दिया। अगर तुम आए तो हम और ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। राक राक अपने बनाए हुए बोज और एरोज टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसे नोटिस किया कि उनकी रेंज फ्रॉगमैन के बोज से आधी ही थी। उसे समझ आ गया कि डिजाइन चाहे जितना भी सिमिलर हो, बिना सही मटेरियल्स के ओरिजिनल परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होती। जैसे जैसे फ्रॉगमैन के विजिट्स बढ़ते गए, राक राक को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनकी दिखाई हुई पीस के पीछे कुछ छुपा हुआ एजेंडा है।
फेथ के नाम पर शायद वो कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि राक राक को अभी तक उनका असली प्लान पता नहीं था, इसीलिए लिजर्डमैन ट्राइब को हर हाल में हाई अलर्ट रहना पड़ेगा। मीनवाइल लिजर्डमैन ट्राइब ने हर्बल रिसर्च में काफी प्रोग्रेस की, क्योंकि उनके ट्राइब में एक ऐसा डॉक्टर था जिसे हर्ब्स का अच्छा नॉलेज था। रकरक और जाउल ने ओवन के सिचुएशन पर भी बात की। जाउल ने सजेस्ट किया, शायद हमें ओवन को एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है फ्रॉगमैन उसे जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ, क्योंकि ओवन रकरक को फ्रॉगमैन विलेज लाने में फेल हो गया था, उसे फ्रॉगमैन की तरफ से पनिशमेंट मिल रही थी। शुनिन ने स्कारफेस को इशारा करके रोका और बोला, वो अभी मर नहीं सकता। स्कारफेस ने ओवन को धक्का देकर हटा दिया, लेकिन साथ ही वार्निंग दी कि काम तेज करो। फ्रॉगमैन चाहते थे कि ओवन जल्दी से टास्क कंप्लीट करे, क्योंकि वो रिचुअल को पहले ही कंडक्ट करना चाहते थे। फ्रॉगमैन विलेज का प्लान ये था कि रिचुअल से पहले लिजर्डमैन लीडर और उनके वॉरियर्स को विलेज बुलाकर सबको एक साथ पकड़ लिया जाए। उन्होंने अर्ली एक्शन इसलिए लिया क्योंकि फ्रॉगमैन चीफ बहुत ज्यादा बीमार था और डिले अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये बात फ्रॉगमैन के बीच एक सीक्रेट थी, लेकिन शुनिन को लगा कि ओवन को बताने में कोई नुकसान नहीं है। उसने एक अजीब डिजीज का जिक्र किया जिसमें पूरे शरीर में भयानक खुजली होती है। पहले स्किन पर एक सफेद मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर धीरे धीरे वो मेम्ब्रेन फैलती जाती है और आखिरकार फ्रॉगमैन सांस नहीं ले पाता और घुट कर मर जाता है। ओवन पहली बार सुन रहा था कि खुजली भी जानलेवा बीमारी हो सकती है। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि शुनिन उसे ये सब क्यों बता रहा है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद फ्रॉगमैन उसका टेस्ट ले रहे हैं। फिर ओवन ने कहा, हमें ये बात ब्लैक स्केल ट्राइब को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन शुनिन ने उसे रोक दिया और बोला, आग को कागज से नहीं छुपा सकते। तब ओवन के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि वो लिजर्डमैन को बता सकता है कि ये डिजीज उन्हें भी लग सकती है। वो प्रपोज करता है कि कुछ दवा यूज करके स्किन पर खुजली इंड्यूस की जाए ताकि लिजर्डमैन कंफ्यूज हो जाए। ये सुनकर शुनिन ने प्लान अप्रूव कर लिया और वादा किया, अगर तुम लिजर्डमैन लीडर को बाहर लाने में सक्सीड हो गए तो हम बिना किसी कंडीशन के तुम्हारा बेटा छोड़ देंगे। इसी बीच ओवन ने एक और रिक्वेस्ट की, क्या मैं कुछ बोज और एरोज भी साथ ले जा सकता हूं? ऑफर ज्यादा जेन्युइन लगेगा। शुनिन थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन आखिरकार मान गया। सीन शिफ्ट होता है। फ्रॉगमैन फिर से विजिट करते हैं और काफी सारा सामान लेकर आते हैं, जबकि लिजर्डमैन ट्राइब हर्ब्स के बदले ट्रेड करता है। लेकिन फ्रॉगमैन कहते हैं ये अभी भी काफी नहीं है और फिर से पीस के फेथ का जिक्र करते हैं। रकरक को उनकी नीयत पर पहले से ही शक था, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं ओवन से अकेले में बात करना चाहता हूं। शुनिन ने यह बात मान ली। थोड़ी देर बाद रकरक ओवन को एक सेक्लूडेड जगह ले जाता है। जैसे रकरक ने एक्सपेक्ट किया था, ओवन फिर से फ्रॉगमैन को बहुत फ्रेंडली दिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि रकरक अपने डाउट्स छोड़ दे और उस पर भरोसा करे। उसी वक्त एक नीली तितली उड़ते हुए आई और ओवन के सर पर बैठ गई। रकरक ने यह सीन देखा और फिर बोला, हमारे बीच काफी शक और कंफ्यूजन रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये सब खत्म हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ट्राइब के लिए और हम सब के लिए। रकरक जमीन पर बैठ गया और एक लकड़ी से कुछ सिंबल्स बनाने लगा। ओवन ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? रकरक ने कहा, ये सिंबल्स लेटर्स हैं, हर एक का अपना मतलब होता है। जैसे ये सिंबल माना या नो का मतलब देता है और ये वाला झूठ या फेक को दिखाता है। ओवन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या इन्हें जोड़ भी सकते हैं? बिल्कुल, रकरक ने कहा, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो मतलब होता है झूठ मत बोलो, या फिर सिंपल शब्दों में सच बोलो। ये सुनकर ओवन और भी कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, तुम ये सब फ्रॉगमैन को क्यों नहीं बताते, सिर्फ मुझे ही क्यों? रकरक ने शांत स्वर में जवाब दिया, फेथ की वजह से। लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन ट्राइब्स के बीच मुझे फ्रॉगमैन से ज्यादा तुम पर भरोसा चाहिए। ओवन धीरे से बोला, फ्रॉगमैन और लिजर्डमैन में फर्क करने की क्या जरूरत है? रकरक ने तुरंत उसे रोक दिया, शुरू से ही मुझे फ्रॉगमैन पर भरोसा नहीं था। मुझे पता है ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम उन लोगों को अच्छी तरह समझते हैं जो बाहर कर दिए जाते हैं या दबाए जाते हैं, क्योंकि हम खुद उस फेज से गुजरे हैं। ये सुनकर ओवन बिल्कुल असहज हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रकरक सब कुछ इतनी गहराई से समझ चुका है। ओवन के रिएक्शन को देखकर रकरक समझ गया कि उसका दिल हिल चुका है। फेथ के साइंस धीरे धीरे दिखने लगे। सीन शिफ्ट होता है। इसी वक्त शुनिन ओवन की तारीफ कर रहा था, अच्छा काम किया, लिजर्डमैन ट्राइब हमारे विलेज आने वाला है। स्कारफेस फ्रॉग बोला, कितने बेवकूफ हैं, खुद हमें इनवाइट कर रहे हैं। अब हमें उनकी असली स्ट्रेंथ और नंबर्स भी पता चल गए। स्काउटिंग के वक्त जितना सोचा था, असल नंबर उसका आधा भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से 300 लोग। शुनिन ने खुश होकर ओवन को देखा, सब तुम्हारी वजह से, बताओ तुम क्या चाहते हो? ओवन ने धीरे से कहा, बस मेरा बेटा छोड़ दो। स्कारफेस फ्रॉग तुरंत बोला, चीफ कभी नहीं मानेगा। शुनिन ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, मैं अपना वादा याद रखूंगा।
सीन शिफ्ट होता है। शाम का वक्त। ओवेन गहरी दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक स्केल ट्राइब की मदद करनी है या नहीं। रक कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन फ्रॉगमैन की संख्या बहुत ज्यादा थी और लिजर्डमैन अभी तक बोज और एरोज चलाना भी नहीं जानते थे, जबकि फ्रॉगमैन के पास सीक्रेट वेपन्स थे। ओवेन खुद को बार बार कह रहा था, उन पर भरोसा मत करो, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आ रही थी, रक तुम मुझ पर भरोसा क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ एक धोखेबाज हूं। सीन अगले दिन का। रक अपने वॉरियर्स को लेकर फ्रॉगमैन विलेज की तरफ बढ़ता है। शुनिन तुरंत आगे आकर स्वागत करता है। वेलकम। मुझे उम्मीद है हमारे ट्राइब्स फ्रेंडशिप के साथ एक्सचेंज करेंगे। रक स्वागत एक्सेप्ट करता है, लेकिन लिजर्डमैन वॉरियर्स पूरी तरह आर्म्ड होते हैं। रक कहता है, रास्ते में मॉन्स्टर्स मिल सकते थे इसलिए। शुनिन मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। उसका प्लान ये था कि फीस्ट के दौरान रक को नशा पिलाकर पॉइजन एरो से मार देना। रक आसपास देखता है और ओवेन को ढूंढता है। शुनिन इशारा करता है, वो उधर है, फीस्ट की तैयारी कर रहा है। ओवेन जमीन पर बैठा होता है, कुछ निशान बना रहा होता है। रक नोटिस करता है कि वो ब्लैक स्केल ट्राइब के वॉरियर्स की पोजीशंस मार्क कर रहा है। रैक के सामने अब सिर्फ एक चॉइस बची है, या तो वो फ्रॉगमैन के झूठ को तोड़ दे या फिर अपनी पूरी ट्राइब को खतरे में डाल दे। आगे क्या रैक ओवेन पे भरोसा करेगा या फिर ये सब एक बड़ा सैक्रिफाइस प्लान का हिस्सा है? ये कहानी अब और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। अगर आपको पसंद आती हैं ऐसी गॉड लेवल मांगा स्टोरीज, सिविलाइजेशन बिल्डिंग, बिट्रेयल और डार्क एनिमे लोर, तो एनिमे लोर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आप रैक की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब सच और धोखे के बीच का फर्क पूरी तरह सामने आएगा।